Assalamu alaikum and welcome to Thoughtcast. So in today's episode, we will discuss the recently signed deal between Islamic Republic of Iran and United States of America. इस डील को लेके दोनों फरीक कितने संजीदा हैं, ये डील इस खित्ते के लिए कितनी ज़रूरी है, इस डील के ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं, पाकिस्तान का इसके अंदर रोल क्या है और क्या ये दोनों एलाइज इस डील की जो निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको पूरा कर पाएंगे, जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की गई है, क्या उसको फॉरवर्ड लेकर जा सकेंगे. टू टॉक ऑन ऑल ऑफ दिस वी आर हैविंग विद अस जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट मिस अंजा साकिब. थैंक यू सो मच अंजा फॉर डूइंग दिस. Thank you so much, Meher, for inviting me. Always an honor. So Miss Anza, very first question. Do you think this deal is real? देखिए, जहाँ तक डील के रियल होने वाली बात है, we need to understand कि जो पीस होती है ना जनाब, ये पीस इज अ प्रोसेस. ये एक कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. जो MOU अभी साइन हुआ है, पहले तो हम ये देखें कि डील को जब आप रियल या अनरियल कहने की बात करते हैं, उसमें पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं थोड़ा सा कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे. ठीक है. सो स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले आता है US, जो थ्रू आउट पोकर खेलने की कोशिश कर रहा था, यानी पोकर फेस रखने की कोशिश कर रहा था, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे थे. रोजाना कोई ना कोई एक स्टेटमेंट दे देते. बाय द वे, हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जबान में कोई नई बात नहीं है. ये इसको कहते हैं द मैडमैन थियरी के तहत अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जैक्टली इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे जिस तरह पहले प्रेसिडेंट निक्सन ने, दीगर और कोरियन लीडर्स ने इन द पास्ट कही है. सो लेट्स गो बैक टू द पॉइंट कि वो पोकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट दे फॉरगॉट कि जो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ईरान, उन्होंने जी शतरंज इन्वेंट की है, वो चेस इन्वेंट कर चुके हैं. तो वो जो हम उस तरफ जाते हैं कि वो अपनी चालें किस तरह से चल रहे थे. सो दे कम्प्लीटली मिसकैलकुलेटेड. ठीक है. और फिर हम आते हैं कि इजराइल, एट दिस पॉइंट एक स्पॉइलर था, और पाकिस्तान. सो अगर आप मुझसे अभी डायरेक्ट पूछें कि इस डील पे, तो हम बाद में आते हैं कि रियल नॉट रियल, हु वाज द विनर इन दिस वॉर, जो कि एक वॉर विदाउट विक्ट्री सीमिंगली उस तरह का मॉडल लग रहा था. मेरे नज़र में पहले हम आते हैं कि विनर कौन था, या हु इमर्ज्ड एज समवॉट के जिसने वॉर बाउंटी कलेक्ट की. आई थिंक पाकिस्तान. और बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें डिप्लोमेटिक कैपिटल के फॉर्म में दे हैव कैश्ड इन ऑन इट. अच्छा, सेकेंडली लूजर कौन है यहाँ इस स्टेज पे? तो हर वॉर में कोई ना कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है. तो लूजर तो जी बज़ाहिर इजराइल है. एंड वी विल डाइसेक्ट इट लेटर जब हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं. But do you think Israel is going to be a graceful loser जो एक्सेप्ट कर ले? नहीं, वो तो कतन भी नहीं ना. ये तो वही वाली बात है कि आप एक्सपेक्ट करें कि आज यू नो कुत्ते उड़ने लगे, तो वो तो कभी भी नहीं होगा. सो बट यू नो दैट इज द सिनेरियो. अब अगर हम आते हैं कि बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान, हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि एक विनर हो गया, एक लूजर हो गया. अब देखते हैं इसमें और कौन कौन बेनिफिशरीज थे और किन के लिए डील रियल होना ज़रूरी था. सो हम बात करते हैं US और ईरान की. उनके हवाले से यस, दिस डील दोनों ही पार्टीज और काइनेटिक एंगेजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी. बस जो भी दुनिया को वो प्रेजेंट कर रही थी, तो हम ये देखते हैं स्पेशली फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प. तो आई थिंक कि डील जो है ना जी, एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ वेरी रियल. लेकिन ये डील अभी एक MOU की स्टेज पे. सो आपकी ऑडियंसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता. ठीक है. सो इसका ये मतलब है कि हाँ, अभी इन प्रिंसिपल दोनों पार्टीज ने अग्री किया है कि जो काइनेटिक एंगेजमेंट है, यानी कि जो बज़ाहिर वॉर जिसको आम ऑडियंसेस समझती हैं, मिसाइल फायरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रोकी जाए. अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, वहाँ पे खोला जाए. लेकिन जो दीगर मामला आते हैं, दैट वर द रेड लाइंस, उसको भी एक 60 डेज का टाइम बाय किया गया है कि जहाँ पे आपके नेगोशिएशंस फॉर्मली स्टार्ट किए जाएंगे, या वो बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशंस होंगी जहाँ पे प्रॉपर्ली ये डिटरमिन की जाए कि जो दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ रेड लाइंस है. फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात आती है, सो उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी. प्रॉक्सी नेटवर्क, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर बात होगी. लेबनान एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है. सो मुझे लगता है अगर हमें एवरलास्टिंग पीस देखनी है इस खित्ते में, यहाँ बिटवीन दीज टू स्टेक होल्डर्स,
So definitely the deal is as real as it is now. Okay. और for the next 60 days ये एक fragile state में है ना, बड़ी नाजुक सूरत हाल है at this point in time. लेकिन when we talk about all of this कि जो भी इस MOU के अंदर हमने पढ़ा, as you were speaking, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके डिस्कशन होगी, जो वॉर अभी चल रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान उसको रोका जाएगा. सो अगर हम प्री वॉर का एरा देखें, सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग देयर टू. ठीक है, एक मुज़ाकरात के दरमियान में अटैक किया गया ईरान के ऊपर. ठीक है, द टॉक्स वर ऑलरेडी ऑन एट दैट टाइम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था और इसी तरह से सब मामला चल रहे थे. सो व्हाट वाज द पॉइंट of doing all of this? अमेरिका ने क्या सोच कर ये सब कुछ किया, and what has America, let's talk about Iran later, लेकिन what has America gained out of this, or what has Donald Trump gained out of this? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देखना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं कि ये पहले भी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, पहले भी स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्वॉल्व थे. और पहले दोहा में भी हमने देखा, रोम के अंदर, मस्कत के अंदर, डिफरेंट वेन्यूज पे. इवन हम अगर ये कुछ लोग इस पर्टिकुलर एमओयू की कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं JCPOA के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इसको कम्प्लीटली फॉरगो करना चाहती है उसकी इंपॉर्टेंस को. दो तीन चीज़ें बदली हैं. सो सबसे पहली बात, देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनका एक जो सियासी एजेंडा हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि एक मतलब जो ग्रेटर उनके लिए एम था ना, he never wanted to be labeled as a president of war. In fact, वो तो होपफुल थे कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, मैंने जी गजा पीस बोर्ड बनवाया, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, फलाना फलाना. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी मिसकैलकुलेशन थी. और ये जब जो कैंट, जब हेड ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो उनके इदारे के हेड जिन्हें रिजाइन किया, और उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि ये अमेरिका की जंग नहीं थी. अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ मुसाद की एक वीक रिपोर्ट के तहत इस जंग में शमूलियत की, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स यूज किए. और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बज़ाहिर कह भी चुके हैं नेतन्याहू को मल्टीपल टाइम्स. हमने ये देखा, JD वैंस ने भी अभी कॉल आउट किया है कि इफ इट वाज नॉट फॉर अमेरिका डिफेंडिंग देम एट दिस पॉइंट इन टाइम या इंटरवीनिंग, सो ये तो बिल्कुल ही निस्तो नाबूद हो जाते. बिल्कुल ऐसे ही है. सो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के देखें एक सियासी एजेंडा जो है, उसके तहत हमने ऑलरेडी देखा है कि एक जो मिसकैलकुलेशन हुई, जब हमने यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी जिक्र किया, उसका एक चोक पॉइंट बनना एट दिस पॉइंट इन टाइम, ईरान का उसको वाटर उस पॉइंट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करना, वेपनाइज करना एक तरह से मैरीटाइम स्पेस के अंदर, ये इससे डायरेक्ट गैस प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया विद इन द US. अच्छा, ग्लोबली तो आया, लेकिन यूएस के लिए क्यों ये चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि यूएस के अंदर जिस तरह इलेक्शंस, जब हम कहते हैं ना इंडिया में कैसे जीते जाते हैं जी पाकिस्तान और मुसलमानों को बुरा भला कह के, यहाँ शायद हमारे मुल्क में एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज बैशिंग करके, तो अमेरिका में ना हाईली टाइड है गैस प्राइसेस से, महंगाई, इन्फ्लेशन से. सो हमने ऑलरेडी देखा है कि रिपब्लिकन वोट के अंदर भी अप टू, कई रिपोर्ट्स कहती हैं 27% तक ऑलरेडी डिक्लाइन आ गया. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो मिड टर्म है वो अनकरीब है. प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे पहली तो अपनी सियासी जो पावर है उसको सिक्योर करना चाहेंगे. दूसरी चीज, ये जो 60 डे वॉर था, और क्यों एक सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन भी थी, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी ये कहता है कि कोई भी इस तरह की शॉर्ट टर्म वॉर जो हो, उसको अगर आपने विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम क्लोज नहीं किया, यानी कि रोका नहीं उसके काइनेटिक मेजर्स को, तो उसके बाद 30 डेज की आपको एक्सटेंशन, मतलब 60 दिन आपको मिलते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. उसके बाद आपको एक फर्दर 30 डेज की एक्सटेंशन मिलती है 90 डेज तक, अगर आप अपनी फोर्सेस को पुल आउट कर रहे हो ऑन ग्राउंड, अगर कोई फोर्सेस मौजूद हो, जिस तरह इराक में थी, पहले अफगानिस्तान में थी, जो कि इस केस में नहीं थी. सो अगर वो इस चीज को फिर कंटिन्यू करते, उन्होंने फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत वापस अपने लीडरान की तरफ जाना पड़ता टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द अपर हाउस. सो अगेन एक सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन भी थी. फिर जो जिस तरह इकोनॉमीज क्रैश की थी, मिसकैलकुलेशन थी रोजाना, और एक बड़ा इनकॉन्ग्रुएंट सा मॉडल था बिटवीन व्हाट वाज बीइंग स्पेंट फ्रॉम द यूएस साइड वर्सेस ईरान सिर्फ डिफेंड कर रहा था. लेकिन ये मिसकैलकुलेशन थी क्यों? मैंने आपको यही बताया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसाद की एक रिपोर्ट के तहत था. मेरे ख्याल से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला किया था. जी, वेनेजुएला किया था, मगर देखें यही तो जी स्टार्क डिफरेंस है
ईरान ना जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोई उस तरह की अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं है कि जिस तरह आप सोचें क्यूबा में होती है, वेनेजुएला, इराक, लेबनान, सॉरी लिबिया. सो ईरान इज नॉट गजा. ईरान एक आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है, यानी कि वहाँ पे इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है स्ट्रक्चर. अगर आपने देखा जो इस वॉर के तहत भी एक्सपोज हुआ है, IRGC का भी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है कि वो एक बंदे को गिराने की या एक प्रेसिडेंट को ओवरनाइट अरेस्ट करने की बात नहीं थी. इट इज नॉट दैट सिंपल. एग्जैक्टली. और जो हम देख रहे थे तेहरान के ग्रैंड बाजार में, कुछ वाज द रीजन कि सबसे पहले सुप्रीम लीडर वाज अटैक्ड. एब्सोल्युटली. और वो भी बड़ी एक मिसकैलकुलेशन थी, ये मेरी जाती राय है, बिकॉज सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करना, देखें आयतुल्ला खामेनेई साहब जो थे ना, उनको असैसिनेट करना वाज लाइक किलिंग द पोप ऑफ द मुस्लिम्स. एग्जैक्टली. आप पूरी दुनिया में एक कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान जहाँ सेकंड बिगेस्ट शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है. कई लोगों ने, अगर आप सोशल मीडिया और प्रेस उठा के देखें, सो वो भी जो अहले सुन्नत से भी ताल्लुक रखते थे, या बहुत सारे दीगर मुसलमानों को आपने हाइप अप कर दिया. मैं यही बता रही थी. अच्छा, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो एक रजा पहलवी साहब लेड कुछ प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो रहे थे, वो हमें पता है कि ऑलरेडी वो एक इजरायली एक ब्लूप्रिंट एजेंडा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करने का, तो पुश किया जा रहा था कि रिजीम चेंज. और उसमें कई कुछ हद तक कुछ सच्चाई भी थी, बिकॉज देखिए तेहरान ग्रैंड बाजार में ताजिरों ने एक बड़ी जायज स्ट्राइक की थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. इतनी ज्यादा इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी. पीपल जेन्युइनली वर प्रोटेस्टिंग इन साइलोज. अच्छा, वो लोग भी जो जेन्युइन प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, या जो यूथ निकली थी जो फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्ट रिजीम को या स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को अपोज कर रही थी, पोस्ट मासा अमीनी टाइम, वो भी अब यूनाइट हो गए. अच्छा. क्योंकि उनके लिए भी आपने एक कॉज, अगर आप वहां से देखें उठा के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी, कई सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हुए हैं जहां वो खुद कह रहे हैं, जो कि पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे सर्टेन इन लॉज के खिलाफ, कि उनको भी आपने आयतुल्ला को असैसिनेट करके उनको भी यूनाइट कर दिया. बिकॉज लाइक आई सेड, ये वो ही कौम है जो 7000 साल से रेजिस्टेंस इज देयर स्पेशलिटी. उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कॉन्कर कर सका, तो अब आप बिल्कुल ऐसे ही कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन थी, और बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी. लेकिन मिस हंसा, जब हम इस MOU की बात कर रहे हैं, यू आल्सो मेंशन कि ये बहुत एक फ्रेजाइल स्टेट है अभी किसी उसके बारे में बात करने के लिए, आपके नज़दीक व्हाट मेक्स इट फ्रेजाइल? क्योंकि MOU के अंदर जो हमारे पास इस वक्त 14 पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसके अंदर है कि कंप्लीट एंडिंग ऑफ वॉर, ठीक है, और उसके अंदर ये भी है कि अपने एलाइज को भी वॉर से रोका जाएगा. तो हाउ इजी विल इट बी फॉर अमेरिका टू स्टॉप इजराइल एंड ऑन द अदर हैंड फॉर ईरान टू स्टॉप हिजबुल्लाह? देखिए, अभी तक ना दिस इज डेफिनेटली अ रेड लाइन. और जहाँ तक हम इस प्रोसेस को फ्रैजाइल होने की बात करते हैं, तो देखिए एक भी रॉकेट हियर और एग्जैक्टली वो आपको पता है कि पूरा प्रोसेस डिस्ट्रक्ट होगा. अच्छा, तभी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ओनस है पाकिस्तान में. हम कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मुझे तभी लगता है कि यहाँ पे इस MOU के अंदर सबसे जल्दी हम अगर कोई ना कोई इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का या कोई और इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत, या कहीं ना कहीं पाबंद करें. क्योंकि अभी ये सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अभी डिस्कशन स्टार्ट हुई है. ये पीस अभी जो है ना डील जी, ये ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है. फॉर इंस्टेंस, आप इतने बिलियंस के असासे अनफ्रीज करेंगे तो हम ये चीज कर देंगे. अगर आप इस तरह अपने एलाइज को रोकेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ये मामला हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, अभी भी हम जहाँ तक बात करते हैं कि किस तरह से अपने एलाइज को कंट्रोल करना, यू हैव टू रियलाइज कि ईरान के लिए जब हम बात करते हैं, उनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सेंट्रल है हिजबुल्लाह. अब जो हिजबुल्लाह का जहाँ तक मामला है, देखिए ये चीज़ें उनके लिए सबसे बड़ी अपनी स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस बनी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हुआ, उनकी प्रॉक्सीज हुई, रेड सी में हुतीज हुए, यही तो थे कि एक मतलब US के खिलाफ भी इतनी सारे दिनों तक वो रेजिस्ट कर गए. सो कितनी लाइटली वो इस चीज़ को फॉरगो करेंगे. कल अगर आपने मुजतबा खामेनेई साहब की स्टेटमेंट्स देखी जो उन्होंने रिलीज की, उसके अंदर क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है कि वी आर डूइंग दिस फॉर पीस, और हम गिवन मतलब इसको ये मत समझें कि ये हमारी कमज़ोरी है. हम और हमारे एलाइज IRGC वगैरह वो सब अलाइंड है कि एक
जहाँ भी उनको ये फील होगा, ईरान को इन पर्टिकुलर, आई थिंक इस पॉइंट इन टाइम पे ईरान की बार्गेनिंग पोजीशन ज़्यादा मजबूत है. अमेरिका ने इजराइल को ऑलरेडी, हमने जो अभी स्टेटमेंट्स देखी हैं वहाँ से, और उन्होंने आई थिंक ऑलरेडी भी जितनी वो ब्लीडिंग हो चुकी है उनकी इन टर्म्स ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इजराइल के डिफेंस में लगे हैं, उसके अंदर आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एक सिनारियो क्रिएट किया जाएगा जहाँ नेतन्याहू की कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन भी हमें होती हुई नजर आएगी. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगेन नेतन्याहू के अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, एंड दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि एग्जैक्ट जिसको हम ज़ायनिस्ट एजेंडा से या इजराइल की अपनी हुकूमत से, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी वहाँ के नेतन्याहू के खिलाफ भी कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं. ही इज ऑलरेडी ट्राइड वॉर क्रिमिनल, ही इज ऑलरेडी करप्शन के केसेस में कई उसमें फंसे हुए हैं, और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी विद इन इजराइल काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है. जैसे हम कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स को ना कर दी है. ही इज लाइक कि हाँ, फॉर अस टू एग्जिस्ट we will do anything whatever it takes. वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रेटर इजराइल के अपने एजेंडा को लेके. जी ये बड़ी कॉमन चीज होती है कि जब भी हिस्टोरिकली भी कभी भी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है वो इसी तरह से ये जो मसाया कॉम्प्लेक्स के तहत की गई है, जब ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हमारा रिलीजियस कॉलिंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की रियलाइजेशन में अगेन आपको JCPOA के टाइम पे डाइवर्ट करती हूँ, बताती हूँ कि वहाँ पे ना जी एंगेजमेंट थी बहुत ज़्यादा वेस्ट की एज स्टेक होल्डर्स, एज पार्टी, जर्मनी, फ्रांस, UK एक्सेट्रा. सो इस पॉइंट इन टाइम पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान जैसी एक सो कॉल्ड इकोनॉमिकली फ्रैजाइल कंट्री जो कई दिहाइयों तक खुद टेररिज्म की फेक प्रोपेगेंडा के अंडर रह रही थी, हमें FATF में डाला गया, दीगर और मसाइल हमारे साथ क्रिएट करने की कोशिश की, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स वर एंगेज. तो यहाँ पे ना एक पूरी दुनिया में हमने एक डिप्लोमेसी की प्लेबुक री इन्वेंट कर दी है, इवन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, क्योंकि वो चीज़ें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकें, जिस तरह के UN सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, NATO हुआ एक्सेट्रा, वो पाकिस्तान जैसी एक कंट्री ने कर दिखाया. की प्लेयर सामने नहीं आ पाया. जी की प्लेयर सामने नहीं आ पाया. आई रिमेंबर जब जिस वक्त ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो एक सवाल सबके जहनों में था कि हु विल स्टॉप दीज टू, क्योंकि रशिया की वॉर में तो अमेरिका वाज द मीडिएटर, पाकिस्तान इंडिया वॉर में अमेरिका वाज द मीडिएटर, अदर वॉर्स में जिनमें भी पाकिस्तान फोरफ्रंट पे था चाइना वाज देयर. लेकिन अब इन दोनों के बीच में हु विल स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि ईरान के अपने एलाइज थे, अच्छे टर्म्स थे, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इंडिया के साथ, जी बिल्कुल. और आई थिंक ये हमारे पड़ोसी ममालिक में भी लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज से हसद हुई है. हम तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो जरा सी भी अप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे पाकिस्तान को. मतलब ये वही है ना कि ग्लोबल पीस, इट्स अबाउट ग्लोबल पीस. देखें पाकिस्तान को, और आई थिंक यहाँ पे वही जो डिफरेंस मैं आपको बता रही थी ना, सॉरी टू कट यू, बट इंडिया हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ इट्स पीपल टू दिस वॉर. अभी रिसेंटली 3 लोग उनकी एक शिप के अंदर, दे वर द कैप्टन. जी बिल्कुल. सो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है. तो यहाँ मुझे लगता है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिफरेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में, एक मैंने आपको बताया कि 4 चीजों पे हम बात करते हैं. नंबर 1, डिप्लोमेसी की प्लेबुक री इन्वेंट हो गई है. अब नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा कंपोनेंट एनर्जी सिक्योरिटी पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने जाहिर कर दिया है उस पर मबनी होता है. सेकेंडली, मल्टी पोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट अब है. अमेरिका ने भी इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि दे आर नॉट दी ओनली सुपर पावर. इस वॉर ने ना जी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस एक्सपोज कर दी. अच्छा, फिर री थिंकिंग योर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स. सो अब जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था अमेरिका के ऊपर, वहाँ उसको नहीं हुआ. फिर ये भी कि पाकिस्तान ने भी, देखें हमारी भी एक जो आपको पता है पाइपलाइन प्रोजेक्ट था ईरान के साथ. सो यहाँ हमने एक और तरह से अपने, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक विन थी. अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर भी अगर देखें तो वो एक तरह के एक ब्लॉक्स जो बने हुए थे, एक जगह UAE और इजराइल, और फिर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, ओमान. सो अगेन यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर जस्ट अ कंट्री जो कि एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, मगर वो सिर्फ एक डेटरेंस के तौर पे नहीं, मगर इवन द कीपर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट दिस रीजन. सबसे बड़ा शॉकर पाकिस्तान की तरफ से आया, सबसे बड़ा शॉकर आई थिंक आया. एंड आई थिंक इस सूरत हाल में मुझे जो लगता है कि मेरा एटलीस्ट ये पर्सनल राय है मेरी, कि इस फ्रैजिलिटी को अगर कोई ना कोई लेट्स से
लेट्स से कि कोई गार्ड रेल्स मिल सकती हैं, वो मिल सकती हैं पाकिस्तान की तरफ से. So हमारे पे बड़ी जिम्मेदारी जी जी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास, अब आप ये देखें ना कि हम उस बिल्कुल ब्रिंक नेक्सस पे बैठे हुए हैं. सऊदीया के साथ भी मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट साइंड है. मुझे तो बल्कि ये लगता है कि ऑब्वियसली अब ओमान, टर्की, क्योंकि एक और चीज़ जो हमने प्रिवेंट की है ना जी, अगर ईरान को हम ये नहीं जाके समझाते हैं या इस डील के तहत कहीं ना कहीं एग्रीमेंट नहीं आता, सो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर एक और रीजनल आर्म्स रेस भी शुरू हो सकती. सो वो भी एक पाकिस्तान ने चीज़ को प्रिवेंट किया है. सो आई थिंक कि अभी गार्ड रेल्स वाली हमने बात की. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्पेशली फॉर द वेस्ट इन पर्टिकुलर, आई थिंक मोर देन एवर उनको ये रियलाइजेशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान अगेन सिटिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो वो चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, रशिया के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि अभी ईरान में अमन कायम हो. पाकिस्तान के अपने अगर हम बात करें, वी कैन नॉट अफोर्ड मोर एनिमीज ऑन आवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स. हमारे पास तो 900 किलोमीटर प्लस का पोरस बॉर्डर किसी भी तरह से कैप्चर होना बेसिकली इज इनवाइटिंग इजराइल नेक्स्ट टू आवर बॉर्डर्स, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड. अच्छा अंसा, जब हम बात करते हैं पीस की और हम कितने सीरियस हैं दोनों फरीक इसको लेकर, तो क्या आप समझती हैं कि लाइक द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन दिस, डू दे रियली अंडरस्टैंड एंड परसीव पीस एज पीस विद दिस MOU, या फिर वो एक कहते हैं ना कि क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और ये बहुत दफ़ा एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये जो 60 डेज़ का फ्रेम है या इसके बाद भी क्या वाकई ये दोनों कंट्रीज पीस के लिए स्ट्राइव करेंगी, या आपको लगता है कि ये दोबारा से पीछे जाएंगी, अपने मोर्चों में तैयारियां करेंगी, एंड यू नो नेक्स्ट टाइम दे विल कम अप विद मोर एंड मोर वॉर एंड डिस्ट्रक्शन ऑन ईच अदर? वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग. हम इसमें देखते हैं कि पीस क्या है, सब्जेक्टिव है ना. सम पीपल एनालाइज पीस एज द लैक ऑफ वॉर, यानी कि आपके और मेरे बीच में जंग नहीं है, दैट मीन्स क्या इसको पीस कहते हैं, या पीस इसको कहते हैं कि इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पीपल टू पीपल टाइज, रोड रेल नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे बीच में पीस कायम. क्या रीबिल्डिंग हो रही है, क्या कोलैबोरेशन है, क्या रीजनल नेटवर्क, पीस इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग. एग्जैक्टली. सो ये वाली चीज जो है ना, सो एक ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, या हमने पीस का क्या मतलब है. सो अभी वही चीज हमने विद इन द नेक्स्ट 60 डेज डिफाइन करनी है. अच्छा यहाँ पे बिकॉज हम पहले न्यूक्लियर असासों की बात करते हैं कि जो ईरान के पास है. देखिए बैक इन द डे JCPOA के टाइम पे, जिसको ये कह रहे हैं, उस वक्त अनलिमिटेड पावर्स थी IAEA के पास, कि वो ईरान में जाके, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अप टू बिल्कुल उस रेंज के अंदर था ईरान की एनर्जी रेट, दे वर नॉट क्रिएटिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा उसके अलावा क्या कि जहाँ तक आपने कहा कि आर दीज टू सीरियस अबाउट पीस, देखिए दैट इज स्टिल उनकी सीरियसनेस असेस करना. मुझे लगता है कि उन दोनों ममालिक का, दोनों स्टेक होल्डर्स का अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ईरान डेफिनेटली रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, अनलिमिटेड सप्लाई तो किसी के पास भी नहीं होता. इवन जो उनके बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम शायद सालों तक और बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वो वही होता कि एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती. दैट इज समथिंग जो इरानियन इकोनॉमी के नो लॉन्गर अफोर्ड. बल्कि तो मुझे लगता है कि अमेरिका के हवाले से भी अगेन उनकी भी जिस तरह ये ब्लीडिंग हो रही थी इन टर्म्स ऑफ जो वेपन टेक्नोलॉजीज या ईरानी एयर डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना ज़्यादा अमेरिका की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, आई थिंक कि एट दैट पॉइंट इन टाइम जहाँ उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी थोड़ी सी एक क्राइसिस सिचुएशन में, जो आम आवाम है ना अमेरिका की, उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. सो आई थिंक कि अभी whether or not they're serious about peace is something that is a developing situation, लेकिन I know कि middle powers like पाकिस्तान ये बहुत सीरियस हैं अबाउट अमन कायम करने में. सो उसके अंदर आई थिंक कि जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, टर्की, ये सारे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अगेन किसी ना किसी तरह से जो 60 डे फ्रेमवर्क है उसके अंदर एटलीस्ट जो 2-3 रेड लाइंस हैं वो सेटल हो जाए. देखिए इरानियंस ने हम अगर वापस से न्यूक्लियर के सवाल पे आते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस. जो प्रीवियस आयतुल्ला थे खामेनेई साहब सीनियर, he had already issued a fatwa against the nuclear weapon. लेकिन जो करंट मुज्तबा खामेनेई साहब हैं, उन्होंने इस तरह के कोई भी फतवा इशू नहीं किया, बल्कि वो उनके साथ जो ज़्यादा वो हार्ड लाइन IRGC
के सपोर्टर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा, और वहाँ उनकी इन्फ्लुएंस भी एक है। तो और उन्होंने डेफिनेटली अपनी स्टेटमेंट्स में भी ये कहा है कि हम ईरान की जो सॉवरेनिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हमने ये भी देखा कि वही आप वाली बात हुई ना, पीस इज सब्जेक्टिव, पीस इज सब्जेक्टिव, सो वो डेफिनेटली इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। लेकिन आई थिंक कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, स्पेशली जो मैरीटाइम चोक पॉइंट बना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके बाद से जो दुनिया ने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं ना, ग्लोबल इकोनॉमी ने, इवन वो कंट्रीज जो कि अग्री भी नहीं करती इस सारी सिचुएशन में, मतलब फॉर एग्जांपल यूएई की एग्जांपल ले लें, पूरी की पूरी जबल अली की ट्रैफिक डाइवर्ट होके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होके जी वो कहाँ डाइवर्ट होती है, पोर्ट कासिम, रेड सी की ट्रैफिक डाइवर्ट होती है, जितने भी पोर्ट्स हैं, यनबू है सऊदी अरेबिया में, चाइना की मेन लाइंस डिस्टरप्ट होती हैं। सो जितना सबने इकोनॉमिकली सफ़र किया है ना, तभी मैंने कहा था कि अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी सिक्योरिटी। सो वी नीड टू कहीं ना कहीं, अब ये कहें मे बी दे डोंट वांट इट बट दे नीड पीस। And when we talk about needs, Ms. Hansa, one thing which has definitely surprised me in all of this is कि बिल्कुल मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की तरफ से and all of that, लेकिन what does this means for America now? क्योंकि अमेरिका के हम देखते हैं कि मिलिट्री बेसेस हैं, यूएई में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, और जितनी भी हमारी इस तरह की कंट्रीज़ हैं, और दे वर एट पीस, दोज कंट्रीज वर एट पीस कि हमारे पास वी हैव अ सुपर पावर बेस नेक्स्ट टू अस प्रोटेक्टिंग अस। अब जैसे आपने दुबई की बात की, यूएई की आपने बात की, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का हब बना हुआ था, बिजनेस का हब बना हुआ था, सिक्योरिटी के लिहाज से इट वाज टॉप ट्रेंडिंग, लेकिन ऑल ऑफ दिस हमने देखा कि किस तरह उनके एयरपोर्ट्स पे अटैक हुए, किस तरह बेसिस पे अटैक हुए, किस तरह कतर के अंदर अटैक्स हुए, किस तरह कुवैत में अटैक्स हुए। कहीं ना कहीं उनके जो अपनी आवाम है उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ठीक है, उनकी रेप्यूट जो विच टुक ईयर्स टू बिल्ड वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आफ्टर ऑल ऑफ दिस will these countries also rewrite or rethink their terms and conditions with America? You think the bond will remain same और अब ज़रूरत पड़ेगी इनको भी? देखिए एक चीज़ तो इनको भी रियलाइज हो गई, अमेरिका ने जब मिनाब स्कूल पे बॉम्बिंग की, तब उनकी जस्टिफिकेशन यही थी कि जी 600 मीटर दूर एक मिलिट्री बेस है। Similarly what Israel was doing in Gaza, ठीक है, लेकिन आई थिंक ईरान गेव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। exactly. बहरीन अटैक हुआ, कतर अटैक हुआ, दीगर और स्टेट्स, कुवैत वाज अटैक। सो यहाँ पे एक चीज तो इनको रीडिफाइन करनी पड़ेगी, या रीथिंक ऑलरेडी करना इन स्टेट्स ने शुरू कर दी है कि ये जो बेसिस थे ना जी, दे वर नॉट एन एसेट, दे वर अ लायबिलिटी। और अब इनको एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि एक लायबिलिटी थी, जिस तरह आपने बात की, ना सिर्फ यूएई की, आप ये देखें दोहा के अंदर भी कितने ज्यादा इनकी मेन लाइंस डिस्टरप्ट हुई हैं, ऑयल की, डीजल की, मतलब 4-5 महीने की एलएनजी की शॉर्टेजेस, रीबिल्ड करने में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी टाइम लगेगा। और तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया ना, उनके लिए तो ये बात तय हो चुकी है। देखिए पहले वो क्यों रिलाई करते थे कि चले किसी ना किसी तरह में मिलिट्री सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब उनके पास जब से यूएस ने जब से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, दे हैव अनदर ऑप्शन for their security. They have a backing, but not everyone has a backing. और जो बिल्कुल तो उन्होंने रीथिंक करनी पड़ेंगी अपनी स्ट्रेटजीज विद इन। आई थिंक कि रीजन, मैंने आपको जैसे बताया कि मिडिल पावर्स और खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर आई थिंक डिफरेंट हम देखेंगे कि रीथिंक किए जाएंगे, डिप्लोमेटिक कैपिटल को रीथिंक किया जाएगा कि कहाँ कहाँ हमने बेसिस बनाने, एक इम्पोर्टेंस जो थी यूएस की। डेफिनेटली ये रिश्ता इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा, वो सारी एक मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस ही। आज सुबह भी हमने देखा दरार पड़ चुकी है, रिश्ते में दरारें जरूर पड़ी है, लेकिन आज सुबह भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बड़ा खूबसूरत सा जहाज अनवेल किया है जो उनको कतर की तरफ से प्रेजेंट मिला है। तो वो खुश तो करने, देखिए एक रियलिटी है, मैं आम आवाम को भी समझाती हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर तो है, फॉर इट्स शेयर साइज, मिलिट्री कैपिटल, वो आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मगर एक चीज जो उनको रियलाइजेशन हो गई है कि हम तो हैं, लेकिन हमारे साथ साथ चाइना भी है, रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, कतर भी है, मल्टीपल और सुपर पावर्स हैं। अफ्रीकन रीजन अनटैप्ड है। So you think it dynamics have definitely changed? भी न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसी को तो हम कहेंगे ना कि अब नो लॉन्गर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और अभी तो हमने वो भी बात नहीं की कि जो न्यू आप देखें ब्लॉक्स
बनने की कोशिश कर रही है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग Exactly. North Korea नॉर्थ is कोरिया getting the है, recognition तो है. वो अब कोई भी, आई थिंक कि अब जो है ना जंग, द फ्यूचर ऑफ वॉर्स, अगेन मेरी जाती राय, will be more focused on this fifth dimension, modern hybrid warfare, non-kinetic measures. Okay. So information war के ज़ुमरे में कौन ज़्यादा strong है, So you think we economically are कौन going to ज़्यादा go strong towards है. the non-kinetic measures? Non-kinetic measures, and I think अगर कोई भी मुल्क इस वक्त नहीं इन्वेस्ट कर रहा तो उन्होंने heavily इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे, अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, exactly. साइबर इंटेलिजेंस में, क्योंकि देखिए इस वॉर ने एक और चीज़ एक्सपोज की कि सिर्फ मिसाइल्स का जो शार्पनर था वो दुबई में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका अमेरिका से ताल्लुक था, सिर्फ उस पर नहीं गिरा, 6,000 से 7,000 वेबसाइट्स हैक हुई और अटैक हुई. Exactly. सो वो भी attacks एक were बड़ा there. साइबर अटैक्स आ देयर, और ये इरानियन जो आप कहते हैं ना कि एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का तरीकेकार है कि शेल वी जस्ट इन्वेस्ट ऑन द न्यूक्लियर साइड या हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को डेवलप करें, एनरिच करें. ईरान ने ये दिखा दिया. सो वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो, वो साइबर वॉरफेयर हो, वो अगेन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो, प्रॉक्सीज हो, दीगर और मामला हैं, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स. बिल्कुल ऐसा ही है. So you think So- that all of that has changed and it has changed for better, I guess. क्योंकि हमने काइनेटिक वॉरफेयर में जितनी डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं, जिस तरह का हम एक मैसेकर देख चुके हैं, तो इट नीड्स टू चेंज. अगेन आपने बड़े इंटरेस्टिंगली मैसेकर का वर्ड यूज किया, जो आई थिंक वेस्टर्न मीडिया काफ़ी इस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है. सो डेफिनेटली वॉर क्राइम्स तो हुए, मैसेकर हुआ है. आप अगर मैं दोबारा से मिनाब स्कूल की बात करती हूँ, पूरे इस वॉर के अंदर ही 1700 से दीगर ईरानी लाइव्स वर लॉस्ट, सिविलियन कैजुअलिटीज. मैं भी मिलिट्री की साइड नहीं जा रही, जो कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनकी अपनी यूएस रिपोर्ट्स कहती हैं. और अगर मिनाब स्कूल की भी बात करूं, अगेन जस्टिफिकेशन वेस्टर्न मीडिया जो दिखाने की कोशिश करता है वो यही करता है कि जी वहाँ जाके IRGC वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, वहाँ पनाह ले रही थी. वो पहला मिसाइल था, वो एक मिसकैलकुलेशन हो सकती है. दूसरा मिसाइल आपने जब गिराया तो वो फिर एक लेट्स से मैसेकर था. Exactly. और ये मैसेकर्स अब रोकने पड़ेंगे. calculated act था, हाँ exactly. जी जी बिल्कुल. एंड आई थिंक कि अगेन AI की भी हमने इंटरेस्टिंगली आई थिंक ऑफ ब्रेक के अंदर ये बात की थी. आपको पता है कि इस वॉर के अंदर बड़ा एक रोल था कि AI का जो US मिलिट्री को कई जगह सपोर्ट मिली, सपोर्ट की जा रही है. हैवी मिसाइल सिस्टम्स, वो हमें उस पे बहुत ज्यादा जी वो बहुत ज्यादा उस पे फोकस करना चाहिए. आई थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग कंपोनेंट. और किस तरह से हम AI को फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने से. अच्छा संजय, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने देखा कि मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़ा धचका लगा इस वॉर के थ्रू. मिसकैलकुलेशन थी ईरान को लेकर, ठीक है, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू पॉन्डर अपॉन दिस फैक्ट कि ईरान के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, बहुत सारी सैंक्शंस थी. ईरान वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑफ व्हाट कैन आई से डेवलपिंग कंट्री एज अदर कंट्रीज वॉर, ठीक है, लेकिन स्टिल ईरान मैनेज्ड टू पुल्ड आउट इन दिस वॉर लाइक एन अंडरडॉग, ठीक है. एंड एक थिंक टैंक है वो ये समझता है कि ईरान इज द विनर ऑफ दिस वॉर, ठीक है, एक तबका है मुआशरे का. और अब जब हम इस MOU को पढ़ते हैं, इसके 14 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो इसमें ये भी है कि ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट की जाएंगी जी, ठीक है. सैंक्शंस लिफ्ट करने से पहले जब उनके ऊपर बैन लगा है तो दे इमर्ज्ड टू बी दिस मच विशियस टू देम, ठीक है, टू देयर एनिमीज. जब सैंक्शंस हटा दी जाएंगी और एक डेवलपिंग इकोनॉमी होगी, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको नहीं लगता ये ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा इन देयर एस्पेक्ट फॉर द मिडिल ईस्ट, फॉर अमेरिका, फॉर इजराइल? So why would they do this? देखिए आई थिंक कि इस चीज़ को आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया, और इस चीज़ को अमेरिका भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से एक पुश आ रहा था रिजीम चेंज के लिए. वो पॉसिबल नहीं कर सके. मैंने आपको दोबारा बताया कि ईरान एक आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है, उनका एक नज़रिया है, वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. आज आप इस आयतुल्ला को भी असैसिनेट कर देते हैं, अगला आएगा, और वो डेफिनेटली ईरान को जहाँ तक स्ट्रेंथन करने वाली बात है. मेरी ये ज़ाती राय है कि नहीं, क्योंकि आप जब किसी मुल्क को
इंटरनली भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, रीबिल्ड की तरफ जाते हैं. देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प गजा में भी तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं. Exactly. वो उसको फिर एड और ट्रेड की जुमरे में ला के किस तरह से पीस कायम करनी है, ये दिस इज समथिंग which must be done. देखिए काइनेटिकली तो उन्होंने कई अरसा, अफगानिस्तान की आप एग्जांपल देख लें, आप इराक की एग्जांपल देख लें, वहाँ पे इट्स ओनली एंड ओनली लाइव्स लॉस्ट, लेकिन अमन उस तरह से कायम नहीं होता. When will they learn their lesson? I think this time, I think Iran has given them a Good lesson. good lesson this time. अच्छा. और I think कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो जब तक है वल्ला आलम के अगला ऐसे, कौन ऐसे. होता है, लेकिन आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये देख लिया. उनकी एक जो मैं बताती हूँ कि इस थियरी के तहत ना कि वो अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो कहते हैं अगला, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो कहते हैं लेट्स मेक मार्स ग्रेट अगेन एंड लेट्स रिक्लेम इट. तो आई थिंक उनका कहीं ना कहीं एक एम जरूर ये होगा कि ईरान में भी कोई ना कोई उस तरह से इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो. एंड आई थिंक कि चाइना की जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे ईरान के साथ भी, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी रशिया की जो इम्पोर्टेंस है, उसको किसी तरह से बैलेंस आउट करने के लिए अमेरिका की बहुत ही एक अगेन बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी अगर वो ईरान के साथ इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिक टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं कर सकता. अभी आई थिंक इस वॉर ने जो एक्सपोज किया है वो यही है कि ऑल ऑफ दीज कंट्रीज मस्ट normalize their ties with Iran. ties with each other to exist actually. To exist. बाकी बातें छोड़ दें. आप देखिए ना, एग्जिस्टेंस की वही बात है कि एक कहीं से भी न्यूक्लियर, आप देखिए, आप मिसाल के तौर पे एक बड़ा अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विक्ट्री थी. जी विक्ट्री किस फॉर्म में थी? ना रिजीम चेंज हुई, आपने चले आपने पहले आयतुल्लाह को, यू हैव रिप्लेस्ड आयतुल्लाह खामेनी विद आयतुल्लाह खामेनी जूनियर. सो दूसरी चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी कि आप जी यू नो न्यूक्लियर सबमिट करें, वो तो अभी बात नहीं हुई. जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहाँ तक आप लिंकन खड़ा करें, कुछ भी खड़ा करें. अच्छा अगेन थोड़ी सी लीगैलिटी बता देती हूँ. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, अनलाइक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये नेचुरल वाटरवे है. सो इसके ऊपर वैसे ही चार्ज नहीं बनता, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं कर सकती. दिस इज अ नेचुरल राइट ऑफ पैसेज. सो अनलाइक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हुआ या आपका जो दूसरा सुएज कनाल वाली बात हुई है क्या, सो दे आर अगेन दे आर मैन मेड. सो ये एक बड़ा डिफरेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी के तौर पे यूज किया. अगर आप उनको चारों तरफ से हाथ बांधने की कोशिश करेंगे तो कोई भी अटैक करेगा. ये उनका राइट है, ये उनका राइट है. और देखें पहल कहाँ से हुई, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेना. और मुझे ये लगता है कि एक चीज़ जहाँ पे हमें अब सेकंड जो स्टांस एटलीस्ट पाकिस्तान को देना चाहिए, जिस तरह से हमने कश्मीर के केस में किया, इंडस वाटर ट्रीटी के केस में किया है, उसका भी हमें एक अच्छा आर्बिट्रेशन काउंसिल की तरफ से एक अच्छा हमारे हक में फैसला आया है, वो ये कि हमने लॉ फेयर को भी इंगेज करना पड़ेगा, लॉ फेयर के टूल को भी यूज़ करना पड़ेगा कि पानी में जंगें होना शुरू हो गई हैं. जी बिल्कुल, पाकिस्तान की हो, ईरान अमेरिका की हो, इट्स ऑल अबाउट वाटर नाउअडेज. जी नेचुरल रिसोर्सेज. जी वो वही कहते हैं ना कि आई थिंक द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर. एंड इफ एनीथिंग, ये जो दो एग्जांपल्स हमने दिए, रीसेंट एग्जांपल्स, दे आर मैसिव, दे कैन नॉट बी ऑब्वियसली इग्नोर्ड. अच्छा, जब हम इस सारे सिनेरियो में बात करते हैं तो वी कैन नॉट ओमिट गजा आउट ऑफ दिस. ठीक है, जो भी हैपनिंग्स इससे पहले गजा में हो रही थी, जो भी टेंशंस इजराइल की और गजा की चल रही थी, जो भी एक ब्रूटल मैस किलिंग, वी विल जस्ट नेम इट, एक जेनोसाइड जो गजा के लोगों के खिलाफ इजराइल की तरफ से जो लॉन्च किया गया, जाहिर है ईरान वाज लाइक यू नो फ्रंट फाइटर फॉर दैट. ठीक है, और अमेरिका और ईरान उसके थ्रू एंगेज होना आपस में स्टार्ट हुए. धमकियां हमने देखी कि अमेरिका की तरफ से आने लग गई ईरान को, और कुछ थोड़े बहुत अटैक्स भी हुए ईरान के ऊपर. Tensions वहाँ से escalate हुई, then it turned out to be this massive war between both of this. तो आप गजा का कितना इंपॉर्टेंट रोल समझती हैं, और ये आप गजा का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? अब इस ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के बाद आपको लगता है कि जो वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्लान दिया गया उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इजराइल जो है वो अपने हथकंडों से बाज आएगा? देखिए, हाँ, इजराइल अपने हथकंडों से बाज आएगा या नहीं आएगा, ये दिस इज समथिंग अनफॉर्चुनेटली मेरा इस पे ज़रा सा ब्लीक पर्सपेक्टिव ये. आई थिंक कि एक स्पॉइलर जो है जो पूरे ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लाइबिलिटी है या एक स्पॉइलर है, एक लेट्स से टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो इजराइल है. उसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है.
the sooner they realize this the better. मिडिल ईस्ट में कभी भी पीस कायम नहीं हो सकती, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि जो उनकी प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, या इवन ये गजा वाले मामले पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों गजा पीस बोर्ड के अंदर या जो ये टॉक्स हो रही थी उसमें इसराइल को क्यों पार्टी बनाया, बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों बिठाया गया उन सीट्स पे. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देखें वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो एग्जैक्टली. अगर उनको आप इन कॉन्वर्सेशंस में, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं लेकिन एंगेज करना ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ द डे हम एक सिविलाइज्ड अगर माशरे में रहते हैं तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक काविशें चलती रहनी चाहिए. अगेन मैंने जहाँ आपको लॉफेयर का जिक्र किया, सो आई थिंक कि कुछ चीज़ें जो कंटेन करने के लिए इसराइल को, आई थिंक सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू को अगेन जो लॉफेयर का मामला है उसके तहत जितनी इंटरनेशनल उसने वॉर क्राइम्स किए हैं, एब्रिगेशंस किए हैं ट्रीटी की, उसके अंदर फंसा के रखना चाहिए. देखें जैसे गजा पीस बोर्ड बना और वहाँ कुछ मामले रीसेटलमेंट की तरफ बात हो रही थी, एड की तरफ बात हो रही थी, यूएन पीस कीपिंग मिशंस की बात हो रही थी, वहाँ फ़ौरन अब ये अटैक्स हमने देखे डाइवर्ट हुए. अब यहाँ से ज़रा सा ध्यान हटेगा तो अब गजा को और ईरान को रीबिल्ड करने की बात होगी. वो हमें देखना है कि वहाँ पे कितने, उसमें दो चीज़ें जो आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं. एक तो ये कि हमें दूसरे रीजनल एक्टर्स को, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए होगी, जिस तरह के चाइना है, रशिया है, दीगर और ममालिक हैं, कि वो क्या गारंटर्स बन सकते हैं, कितने हद तक बन सकते हैं. पाकिस्तान का क्या रोल होगा. दोनों जगह आपने देखा है गजा के मामले में भी वी आर सिटिंग ऑन द पीस forefront. So वो डेफिनेटली आई थिंक एंड अगेन सिटिंग एट दिस फोरफ्रंट वी नो कि पाकिस्तान, मैंने बल्कि हाल ही में यही कहा था कि हमें बड़ा बायज़ फ़ख्र बात है कि आर वैलिड पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल. पाकिस्तान कभी भी कतन भी इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक, और हमने देखे अभी भी इसहाक डार साहब ने बड़े ओपनली इस चीज़ को पोलाइटली लेकिन ब्लंटली कह दिया नो, जब ये बात इब्राहिम अकॉर्ड्स वाली हुई थी और कंडीशनल एक पीस की बात हुई थी. सो आई थिंक कि पाकिस्तान का ये एक स्टांस रखना बहुत बड़ा एक मैसेज था पूरी दुनिया को. आप प्री 1979 टेरिटरीज में चले जाएं, यू नो दैट इज समथिंग. पाकिस्तान ने एक बहुत क्लियर स्टांस इसके ऊपर रखा है. हाँ, तो आई थिंक कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर होना बड़ा जरूरी है. नीड्स टू बी देयर. तो आई थिंक दोनों जगहों में कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी. लेकिन आई थिंक कि जो स्कर्मिशेस है ना, मुझे लग रहा है कि कंप्लीट पीस अभी इस्टेब्लिश होने में या ये डिप्लोमेटिक टाइज रीबिल्ड होने में कई टाइम लगेगा. हिजबुल्लाह की भी अगर पावर मैं देखूं या दूसरी जो हूतीज हैं, हमास है, काफी हद तक इनको भी हिट पड़ा है ऑब्वियसली, वीकन हुए. लेकिन देखिए इसमें एक चीज रियलाइज करने वाली है कि आप जितने भी न्यूक्लियर साइट्स को भी हिट करते हैं, आप कहीं भी आप मोमेंटरीली इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह कर सकते हैं, आपने कई लोग शहीद कर दिए, लेकिन क्या आप वो नजरिया, वो नॉलेज ट्रांसफर रोक सकेंगे? एग्जैक्टली. That is something that they need to work on. We need to create awareness for it, obviously, to stop. अच्छा अंसा, मुझे ये बताएं कि जो दोनों पार्टीज हैं, स्पेशली हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखते हैं कि एक what should I name it? I guess you will name it better. एक एटीट्यूड देखा जाता है कि वो ट्वीट्स करते हैं, डराते धमकाते हैं और एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जब आप एक इन मिडल ऑफ अ पीस एग्रीमेंट होते हैं तो यू शुडंट बी यूजिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज. ठीक है, कल भी उन्होंने कहा कि कोई सेंट्स नहीं मिलेंगे और ईरान वाज द वन जो उनको बैक कर रहा था फॉर पीस, फॉर दिस एग्रीमेंट एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. और एक उनका हमने पूरा एटीट्यूड शिफ्ट देखा जब उन्होंने स्टार्ट किया कि वाइप द इंटायर सिविलाइजेशन आउट टू लेट द ऑयल फ्लोज. ठीक है, आपको क्या लगता है जस्ट वेरी क्विकली कि जो दोनों साइड के लीडर्स हैं इस वक्त, उनका एटीट्यूड कितना मैटर करता है, ठीक है, इस सब को लेकर टू मेंटेन दिस पीस एंड टू टेक दिस फॉरवर्ड? प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो आई थिंक अपनी उनकी आवाम नहीं सीरियस लेती, तो हम क्या सीरियस लें. आप ये देखें, वो आज एक बात करेंगे, फिर कल एक बात करेंगे, फिर ये कहेंगे कि मेरी अहलिया जो है वो उनको मेरा नाचना पसंद नहीं है. तो वो डेफिनेटली उनका ये एटीट्यूड है. देखिए ये मैंने आपको अगेन बताया था कि मैडमैन थियरी के तहत ना कई वर्ल्ड लीडर्स ने ये हथकंडे अपनाने की कोशिश की कि हम इतना ज़्यादा वॉलेटाइल अपने आप को शो करें, इतना ज़्यादा अपने आप को वॉलेटाइल शो करें कि जी लोग, दूसरी पार्टी जो है वो मजबूर हो जाए हमारी यू नो बात सुनने के लिए, या हम अपने आप को अपने लिए उसको, उस पोजीशन को, उस चीज़ को मैनिपुलेट करके अपने लिए स्ट्रेटेजिक गेन्स क्या हासिल कर सकते हैं. तो अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करने की कोशिश. लेकिन
इस थियरी के तहत एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि जब आप इसको ओवरडू करते हैं ना तो उसका वो इफेक्ट नहीं रहता. जैसे अब आम यूएस की आवाम पे भी वो इफेक्ट नहीं रहता प्रेसिडेंट ट्रम्प के Streets are no more taken seriously. अगेन ये वही बात है कि वो एक जगह एक बात करेंगे, दूसरी जगह दूसरी बात कहेंगे, कभी कहेंगे मोदी इज वेरी हैंडसम मैन, कभी उसको किलर कह कभी इसको किलर कहेंगे. तो ये चीजें ना उनको इतना, आई थिंक कि ये स्टेटमेंट्स हैं. एटीट्यूड में दोनों लीडर्स के अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक माइंडसेट ही इस किस्म का है. हम बहुत ज्यादा कोई इसमें मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मिरेकल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. लेकिन अगेन जिस तरह एमओयू साइन हुआ है, मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज absolutely not calling मुश्तबा खामनेई साहब as a handsome man in the future. I doubt it, maybe. देखिए वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे. वैसे ये भी है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक कि यहाँ मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ इनके बॉडी लैंग्वेज से या इनके एटीट्यूड से, जितना मैं ज्यादा मिडिल पावर्स के इन्फ्लुएंस से कंसर्न. क्योंकि इधर वे आप ये देखें कि वो आज कहते भी है कि हम इस सिविलाइजेशन से निस्तनाबूद कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे. फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब कॉल जाती है, कोई इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे दिन वो फिर स्टेटमेंट बदल देते हैं. सो हमने ये देखा है कि दोनों पार्टीज दे मे नॉट ट्रस्ट ईच अदर बट दे ट्रस्ट पाकिस्तान. सो आई थिंक कि हम पे एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिकम दैट मोर रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर. कि पहले तो जी हम ऑन द लेट्स से एज अ थर्ड पार्टी मीडिएट कर रहे थे. आई थिंक हमें ज्यादा फोरफ्रंट से चीजों को लीड पे आ गए हैं. बिल्कुल ऐसा ही. आई गेस ये रिस्पांसिबिलिटी सब पे है, नॉट ओनली दोज पार्टीज जो इसके अंदर इन्वॉल्वड है, बट लाइक यू नो ग्लोबल ऑर्डर, everyone needs to maintain peace and you know rewrite their policies when it comes to peace. Thank you so much Anza for doing this. It was lovely having you and I'm pretty sure कि जैसे कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, all those who are listening to this amazing podcast वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. Once again thank you so much for doing this. नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का वक्त होता है ख़त्म. Yet again with another amazing conversation. Till then, Allah Hafiz.